हेलो दोस्तों। मेरा रिश्ता रोहित से जैसे ही तय हुआ और मैंने रोहित के नाम की अंगूठी पहनी, उसी रात मुझे रोहित की कॉल आ गई। मेरी नंद मंगनी की रस्म होते ही मुझे बता चुकी थी कि रात को भाई की कॉल का इंतजार करना। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थी। मैंने अपनी ननद को दबे शब्दों में कहा भी कि हमारे यहाँ शादी से पहले मंगेतर से फोन पर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। दरअसल हमारी फैमिली बहुत ही पुराने ख्याल की थी, लेकिन मेरी ननद ने मेरी एक नहीं सुनी। कहने लगी, भाई का इरादा तो तुम्हें अपने हाथ से अंगूठी पहनाने का था, लेकिन तुम्हारी माँ ने इस बात पर एतराज किया तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब तो तुमने मेरे भाई के नाम की अंगूठी पहन ली है, इसीलिए ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरी नंद मेरी ही उम्र की थी, बहुत जल्द मुझसे घुल मिल भी गई थी। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। नंबर देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थी, क्योंकि मेरी नंद मुझे पहले ही कह चुकी थी कि रात को भाई का फोन आएगा और बात कर लेना। मैं झिझकते हुए फोन उठाया था। अगली आवाज एक लड़के की थी। कहने लगा, मैं रोहित बात कर रहा हूँ। रोहित का नाम सुनकर ही शर्म से मेरी नजर झुकी थी। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। पहले तो उसने मेरा हालचाल पूछा, मैंने बस जी ठीक हूँ कहकर ही बात को खत्म और छोटा किया था। लेकिन रोहित ने फौरन मुझसे फ्री होने की कोशिश करना शुरू कर दी थी। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर देख रहा था जो मोबाइल पर मेरी छोटी बहन काजल ने खींची थी। मंगनी की रस्म पर मेरी ननंद काजल ढेर सारी तस्वीर अपने मोबाइल पर खींचकर ले गई थी। यह सुनकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ तो लड़के लड़की की दोस्ती को बहुत ही गलत समझा जाता था और हम अपनी इसी हद में रहते थे। कभी किसी लड़के से बात करने की कोशिश नहीं की थी और न ही किसी को दोस्त बनाया था। यहाँ तक कि हम तो अपने लड़के कजिन्स के साथ भी ज्यादा फ्री नहीं रहते थे। हमारे ताया चाचा के बेटे या फिर मामा बुआ के बेटे हमसे हद में रहकर ही बात किया करते थे। कभी अपनी हदों को पार करके आपस में दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। और यह सच बात है, रिश्तों में अगर पवित्रता बनी रहे तो रिश्ते बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैंने इसे ही माहौल में परवरिश पाई थी और बड़ी हुई थी। लेकिन रोहित उससे बिल्कुल उलट था। जो बातें उसने मुझसे की मेरे कान तक लाल हो गए थे। कहने लगा, तुम्हारी एक तस्वीर को मैंने चूम चूम कर सीने से लगाया है। यह सुनकर तो मैं पूरी तरह से चौंक गई थी। भला यह भी कोई बात बताने वाली थी। फिर कहने लगा, क्या समस्या थी कि तुम्हारी माँ मुझे यह मौका देती कि मंगनी की अंगूठी में तुम्हें अपने हाथों से पहना था। कसम से अगर इजाजत मिलती तो अंगूठी पहनाते हुए भी तुम्हारा खूबसूरत हाथ चूम लेता। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर पसीना छलकने लगा था, हाथों में नमी उतरने लगी थी। ऐसी बातें तो मैं ख्यालों में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने कहा, बात सुने, मैं उससे कुछ कहना चाहती थी कि वह मुझे इस तरह की बातें ना करे। मेरे यूं कहने पर कहने लगा, कहो ना जाने मन, तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही तो तुम्हें कॉल की है। दिल कर रहा है मेरी जान बोलती रहे और मैं अपनी जान को सुनता रहूं। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल तो धड़क उठा कि जैसे बाहर आ जाएगा। 2 मिनट की बात पर उसने सारे शर्म के पर्दे हटाने शुरू कर दिए थे। मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से फोन बंद कर दिया था। दिसंबर के सर्द मौसम में भी 2 मिनट में ही पसीने से भीग चुकी थी। दोबारा की घंटी ने मुझे बुरी तरह से चौंकाया था। इस बार मैंने फोन नहीं उठाया, बल्कि एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे फिर कभी बात कर लूंगी। अभी मैसेज किए हुए मुझे 1 ही मिनट हुआ था कि फौरन रिप्लाई आया था कि मेरी नींद उड़ाकर तुम कैसे सो सकती हो, आज तो रात भर में तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी बातें ऐसी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मेरे घर वाले इस बात से अनजान थे कि मैं रोहित से बात कर रही हूँ। मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मंगनी के बाद मंगेतर ऐसी बातें करते हैं। मैंने सोचा था बस हालचाल ही पूछेगा, लेकिन रोहित ने तो पहले ही कॉल में मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। नींद तो खैर मुझे भी रात भर नहीं आई थी। उसकी बातें ही कुछ ऐसी थी। 3 महीने बाद हमारी शादी तय हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि इन 3 महीने में मैं रोहित की इस तरह की बातें और सुनूं, क्योंकि मैं अपनी घर की औरतों से यही सुना था कि शादी से पहले अगर मंगेतर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते का जो लिहाज होता है वह खत्म हो जाता है। शादी से पहले मंगेतर अगर मिलना मिलाना शुरू कर दे तो यह रिश्ते हद पार कर जाते हैं और शादी से पहले ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और ऐसे रिश्ते ज्यादा परवान नहीं चढ़ते।
शादी से पहले ही यह रिश्ते टूट जाते हैं और मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं शादी से पहले रोहित से बातें करूं और उसे मेल मिलाप बढ़ाऊं। अभी वह सिर्फ फोन पर बात कर रहा है, कल को वह मुझसे मिलने के लिए भी कहेगा। और जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं और जब उनका रिश्ता भी मंगेतर वाला हो तो वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। मैं अभी यही बेटी सब सोच रही थी कि रोहित अभी मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। अभी हमारी मंगनी को 1 ही दिन हुआ है, उसके बावजूद भी वह मुझसे ऐसी बातें करता है जो मुझे सही नहीं लगी। अगली रात उसका फिर से फोन आ गया था। मैं सोच चुकी थी कि इस बार उसे साफ मना कर दूंगी कि हमारे यहाँ यह सब अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन वह मेरी बात सुनता ही कब था। मेरी इस बात को भी उसने यूं नजरअंदाज किया कि जैसे इस बात की उसके लिए कोई अहमियत ही नहीं थी। वह तो अपनी बेताबियां बेचैनियां बयान करता रहा और उसकी बातें ऐसी होती कि मेरे कानों से धुआं निकल जाता था। एक बार मैंने रोहित से कह दिया कि मुझे ऐसी बातें मत करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मंगेतर आपस में कैसी बातें करते हैं? क्या आपस में सियासत पर बातें करते हैं या फिर दो का पहाड़ा याद करते हैं? जाने मन फोन पर मंगेतर ऐसे ही बातें करते हैं, नींद उड़ा देने वाली, चैन चुरा देने वाली। मैंने कहा, रोहित आप मुझे ऐसे शब्दों में बात मत किया करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, अच्छा नहीं लगता, चलो जाने मन ना कहूँ तो बाबू कह दिया करूँगा। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से परेशान सी होने लगी थी। मैं तो अब रोहित से बात न करने के बहाने ढूंढती थी। मैंने कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे आपसे बात करते देख लिया है और वह मुझे डांट रही थी कि मैं आपसे बात ना करूं क्योंकि हमारे यहाँ यह बुरा समझा जाता है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ से साफ कह दूंगा कि मेरी आरती से बात करवाओ, वरना मैं खुद उससे मिलने घर आ जाऊंगा। यार तुम नहीं जानती मैं कैसे एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूँ और अब तुमसे बात भी ना करूँ। इतना जुल्म तो मत करो मुझ पर। पूरी रात बेचैनी से तड़पते हुए गुजार देता हूँ, ख्वाबों ख्यालों में तुम्हें बाहों में भरकर चूमता हूँ। उसकी इसी तरह की बातें मुझे परेशान करती थी, लेकिन जैसे तैसे समय गुजरने लगा रोहित की फरमाइश अब बढ़ने लगी थी। कभी कहता मुझे वीडियो कॉल पर बात करो, कभी कहता घर में कोई बहाना बनाकर मुझसे किसी रेस्टोरेंट में मिलने आ जाओ। एक बार तो रोहित की बात ने मुझे बुरी तरह से हिला कर रख दिया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सी नेट की नाइटी खरीदी है, शादी की पहली रात तुम उसे पहनकर बड़ी खूबसूरत लगोगी। उसकी इस बात ने मेरी दिल की धड़कनों को बेताब किया था। मैंने कहा, रोहित हर एक चीज की हद होती है, आपके अंदर जरा भी तमीज नहीं है। मैं आपकी मंगेतर हूँ, आपकी पत्नी नहीं। आपको मुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि मंगेतर का रिश्ता कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं होता। और फिर ऊपर से आप इस तरह की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके अंदर संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। ये कहते हुए मेरे शब्द थोड़े तेज हो गए थे तो रोहित भी गुस्सा हो गया। कहने लगा कि यह कैसे शब्दों में बात कर रही हो तुम मुझसे? ऐसी भी कौन सी बेशर्मी और बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मेरी परवरिश पर ही उंगली उठा रही हो? मैंने फोन ही गुस्से से बंद कर दिया और अब रोहित का फोन उठाना ही छोड़ दिया था। 15 दिन हुए थे कि मैं रोहित की यह कॉल भी रिसीव नहीं की थी। ठीक 15 दिन बाद मेरी सास आ गई, कहने लगी हमें शादी जल्दी चाहिए। मेरी माँ कहने लगी, मंगनी पर 3 महीने की बात तय हुई थी, हमारी तो अभी तैयारी भी पूरी नहीं है। वह कहने लगी, बस कुछ समस्या ऐसी पैदा हो गई है कि हमें शादी 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। यह सुनकर मेरी माँ परेशान हुई थी। पापा भी कहने लगे, आखिर ऐसी भी क्या समस्या आ गई? लेकिन वह यह बात बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि यह सब रोहित ने कहा है। उसे जीद हो गई है और वह अपनी जीद में जल्दी शादी करना चाहता है। मेरी सास कहने लगी, कुछ घरेलू मसले हैं, बस आप हमें जल्द से जल्द शादी का समय दे दे। मेरी माँ ने जब घर वालों से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि शादी तो हमें करनी ही है। अगर वह लोग खुद से इतनी चाहत दिखा रहे हैं और उनके कुछ समस्या है तो शादी जल्दी ही कर लो। मेरे पापा ने भी इस बात पर हामी भर ली थी। उसके बाद रोहित की मुझे कोई कॉल नहीं आई थी। 1 महीने का समय भी बड़ी तेजी से गुजरा था और मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा था। लेकिन जब मुझे मंडप में रोहित के साथ बिठाया गया तो मैंने देखा कि रोहित का मूड बहुत खराब था। मैं यह समझ नहीं पा रही थी आखिर उसे हुआ क्या है। जैसे ही विदा होकर मैं अपने ससुराल पहुंची, मुझे रोहित के कमरे में बिठाया गया।
मेरे दिल की धड़कनें बेहद तेज थी कि पहले रोहित जिस बेताबी से मुझसे फोन पर बात करता था, जाहिर है आज भी उसकी बेताबी अपनी चरम सीमा पर होनी ही चाहिए। जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक किया। इस तरह लगा कि मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोचा हो, लेकिन वह मेरे पास नहीं आया। उसने मेरी तरफ नजर भी नहीं उठाई थी। आज की सारी तैयारी मैंने उसी के लिए तो की थी। वह सीधा अलमारी के पास गया, अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो सादा से कपड़ों में था। उसके बाद मुझे देखा भी नहीं। वह कमरे से लगी बालकनी में चला गया। उसके बाद वह कमरे में नहीं आया था। लगातार 2 घंटे में उसका इंतजार करती रही, लेकिन मैं थक चुकी थी, इसलिए खुद ही उठकर बालकनी में चली गई। वह वहाँ बेटा सिगरेट पी रहा था। चेहरे पर बड़े गुस्से वाले हाव भाव थे। मैंने कहा, रोहित आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। कहना लगा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? बड़ा रूखा सा अंदाज था। मैंने कहा कि मैं बैठे बैठे थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तो मैंने तुम्हें कब कहा कि बैठी रहो? अरे भाई जाओ, कपड़े बदल कर सो जाओ। यह बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से चकराया था। मुझे गुस्सा भी आने लगा। अब मैं इतनी भी बेशर्म नहीं थी कि अपने मुंह से ये कहती कि मैं तो तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ और इस वक्त तुम्हारी पत्नी हूँ और आज की रात हमारी सुहागरात है। शादी से पहले तो वह बड़ी बेताबियां दिखाते थे और अब, लेकिन मैं कह नहीं पाई। हाँ, लेकिन यह जरूर था कि आज मेरी ख्वाहिश थी कि वह मेरी तारीफ करता, अपनी मोहब्बत का इजहार करता। मैं वापस कमरे में आई, अलमारी से अपना सादा सा ड्रेस निकाला और बदल कर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद रोहित वापस आया था। मेरे बराबर लेटकर उसने लैंप ऑफ कर दिया और मुझे अपनी तरफ खींचकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन मुझे एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने पति होने का अपना हक वसूल किया था, लेकिन मुझे एक शब्द बोले बिना। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था। सुबह मैं जल्दी ही उठ गई थी। नहा धोकर मैंने अच्छी सी साड़ी पहनी, मेकअप करके तैयार भी हो गई थी। मुझे लगा अब तो मेरी तारीफ जरूर करेगा, लेकिन रोहित उठते ही नहाने चला गया। तैयार होकर सीधा कमरे से बाहर चला गया। अब तक उसने मुझसे बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, उसने मेरी तरफ निगाह भी उठाकर नहीं देखा था। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और नंद नाश्ता लगा रही थी। मेरी सास मुझे देखकर मेरे पास आ गई और मुझे आशीर्वाद देने लगी। मेरी ननद मेरी कान में कहने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं बेदिली से मुस्कुराकर थैंक्स कहकर बात टाली थी। जिसके मुंह से तारीफ सुनना चाहती थी उसने एक शब्द नहीं कहा था। सबके साथ वह हंस रहा था, बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके बराबर में बैठी थी, लेकिन वह मुझे यूं बेपरवाह था जैसे मैं हुई ही नहीं। रोहित की भाभी नाश्ते के बीच हंसी मजाक करती रही, मुझे नाश्ते का पूछती रही। अच्छी आदत की मालिक थी। रोहित का व्यवहार सबके साथ अच्छा था, सिवाय मेरे। हमारी शादी को 1 हफ्ते गुजर चुके थे। उसने मुझसे बात तक नहीं की थी। तारीफ तो बहुत दूर की बात थी। जैसे ही कमरे में आता, बिना मुझे देख बालकनी में चला जाता। वो रात देर तक सिगरेट पीता रहता और जब आधी रात बीत जाती तो आकर सो जाता। वह मेरे करीब बस एक ही बार आया था, शादी की पहली रात। उसके बाद तो मैं उसके लिए जैसे थी ही नहीं। एक रात जब वह कमरे में आया तो मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, रोहित आपको क्या हुआ है? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, अभी यह नहीं मालूम कि तमीज से बात कैसे की जाती है, अपनी हदों में कैसे रहा जाता है। और तुम्हें तो ऐसे ही मर्द अच्छे लगते हैं जो अपनी लिमिट में रहकर बातें करे, तमीज में रहे। तो मैं वही तमीज और लिमिट सीख रहा हूँ। यह कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीछे किया और बालकनी में चला गया। मैं तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। फोन पर मेरी की जाने वाली बात का कितना गलत मतलब लिया था रोहित ने। मैंने अपने बहते आंसू पोंछे और बालकनी में चली गई। वह वहीं सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसके हाव भाव अभी भी वैसे ही थे। मुझे नहीं पता मेरी बात पर रोहित इस तरह से भी रिएक्शन दिखा सकता था। हालांकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने माफी में पहल की थी। मैंने कहा, रोहित मुझे माफ कर दो, आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब इस बात को लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन रोहित को तो ना मेरे आंसू नजर आ रहे थे और ना ही मेरी माफी स्वीकार थी। जब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं उसके कंधे पर सर रख दिया, ढीठ बनकर खुद ही उसके करीब हो गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी
मर्द अगर बात अपनी अना पर ले आए तो औरत की जरा सी बात पर उसे इतनी कड़ी सजा भी दे सकता है। मैं अपनी जगह सही थी, लेकिन फिर भी माफी मांग चुकी थी। मेरे यूं कंधे पर सर रखने पर रोहित ने बुरी तरह मुझे पीछे धकेला था। कहने लगा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। हम बाहर बालकनी में बैठे हैं और सामने का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और तुम यूं बेशर्मों की तरफ मेरे करीब हो रही हो। वैसे तो तुम बहुत ही शर्मा हया की बातें करती हो, तो तुम्हें भी इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हाँ, अगर ऐसी बातें मैं करता तो बात समझ आती थी, क्योंकि मैं बेशर्म और बदतमीज जो ठहरा। मैं अब सिसकियों से रोने लगी थी। मैंने कहा, बस भी करे रोहित, बात को खत्म करे। कहने लगा, खत्म ही तो कर दी है आरती, जाओ जाकर आराम करो। मैंने कहा, आपने मुझे मुंह दिखाई तक नहीं दी, मैं कैसी लगती हूँ कभी नहीं बताया। मैं आपके लिए सस्ती हूँ, संवरती हूँ, आप एक नजर देखते तक नहीं है। वह कहने लगा, मेरी तारीफ अच्छी नहीं होती है, इसीलिए रहने ही दो तो अच्छा है। मंगनी का जो समय होता है उसका एक अपना ही मजा होता है और मैं उसे दिल से एंजॉय करना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं बेगैरत और इतना घटिया टाइप का इंसान हूँ। यह तो तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसी बातें घटिया और थर्ड क्लास लोग करते हैं। इसीलिए तुमसे तो अब ट्यूशन लेना पड़ेगी कि सभ्य और संस्कारी लोग कैसे बात करते हैं। यह कहकर वो उठकर कमरे में चला गया और मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी और यह सोचने लगी कि मेरा दोष क्या था, मैं गलत थी या फिर रोहित गलत था। लेकिन जो कुछ भी था, मुझे रोहित की यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि मेरी बड़ी जेठानी शादी से पहले मेरे जेठ के साथ बातें करती थी। दोनों मंगनी में ही कई बार रेस्टोरेंट में भी खाना खा चुके थे, मुलाकातें भी होती थी। अक्सर मेरे जेठ और जेठानी अपनी इन्हीं बातों को याद करके एक दूसरे को ताने भी दिया करते थे। मेरी जेठानी कहती कि पहले तो बड़ा कहते थे कि शादी के बाद यहाँ लेकर जाऊंगा, वहाँ लेकर जाऊंगा, और अब तो तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मेरी जेठानी कहती है कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई है तुम्हारे साथ शादी करके। मंगनी के बाद तुमने मुझे बहुत सपने दिखाए थे, कैसी मीठी मीठी बातें किया करते थे, और अब मेरे जेठ कहते हैं कि तुम भी तो पहले की तरह नहीं रही हो। वैसे भी मंगनी का नया नया खुमार होता है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत सारी बातें करता था। मैं समझ गई थी कि रोहित भी अपने भैया भाभी की यही बातें देखकर वह काफी इम्प्रेस था, इसीलिए ऐसे ही बातें वह मुझसे भी करना चाहता था, जो मेरे लिए ठीक नहीं थी। लेकिन अब शादी के बाद उनकी बहुत अहमियत थी। हर औरत का हक है कि उसका पति उसकी तारीफ करे, मोहब्बत से बात करे। लेकिन रोहित मुझे उस जुर्म की सजा दे रहा था जो मैंने किया ही नहीं था। मैं अपनी जगह सही थी। एक बार मैं अपनी जेठानी के साथ बाजार चली गई। अभी मैं मॉल में शॉपिंग कर ही रही थी जब मेरी नजर रोहित पर पड़ी। वह किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। काफी मॉडल टाइप की लड़की थी। रोहित के हाथ पर हाथ रखकर यूं हंस रही थी जैसे कि बड़े आपस में अच्छे फ्रेंड्स हैं। जब मैंने देखा तो मेरा दिल तो धड़कना भूल गया था। जेठानी भी यह देखकर कहने लगी, यह तो होना ही था। मैंने अपनी जेठानी को हैरत से देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है दीदी आपका? कहने लगी कि देखो भाई, मंगनी के बाद तुमने रोहित को बिल्कुल भी घास नहीं डाली। वह तुमसे फोन पर बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। देखो, पति होने के बाद मर्द की दिलचस्पी औरत से बिल्कुल हट जाती है। मंगनी के बाद का जो समय होता है, अगर लड़की उसे अपने मंगेतर को एंजॉय ना करवाए तो वह दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखने लग जाता है। अब रोहित को ही देख लो, मंगनी पर मरता था तुम पर, लेकिन तुमने उसे बेइज्जत करके रख दिया। अब देख लो उसका अंजाम क्या हो रहा है। तुम्हारी तरफ से उसका दिल उठ चुका है। अपनी जेठानी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी और यह सोचने लगी, अब मुझे मंगनी जैसे एक नाजुक से रिश्ते में बेहयाई करनी चाहिए थी। क्या रोहित की सारी डिमांड मैं पूरी कर देती? अगर वह मुझे मिलने के लिए होटल बुलाता तो क्या होटल में भी चली जाती और शादी से पहले ही वह सब कुछ कर लेती जो शादी के बाद किया जाता है? क्या तब मेरी जगह रोहित के दिल में बन जाती? मैंने तो हमेशा पवित्रता का पाठ पढ़ा था। मैं रोती हुई वहाँ से घर चली आई थी। मैं सोच चुकी थी कि आज रोहित से फाइनल बात करूंगी। जब वह घर आया तो बहुत खुश था। मैंने कहा कि किसके साथ घूम रहे थे। मेरी बात पर वह कुछ हैरान हुआ, फिर हंसने लगा। कहने लगा, यूनिवर्सिटी की एक लड़की मिल गई थी, बस उसी से थोड़ी देर एंजॉय कर लिया। अब हम जैसे बदतमीज तो ऐसे ही होते हैं।
तुम्हारी तरह समझदार नहीं हूं ना, इसीलिए, वरना अपनी क्लासमेट से बात ही नहीं करता। मैंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा हो जाना चाहिए। मैं भी यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती रही हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की यह गलती थी कि उन्होंने मुझे हमारी सभ्यता, संस्कृति और शर्म हया का पाठ पढ़ाकर वहाँ भेजा था। मैंने किसी भी लड़के से बेफिजूल बात नहीं की, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था, हमेशा अपनी इज्जत की सुरक्षा करना, अपनी हद कभी पार मत करना। लड़की की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, एक बार टूट जाए तो चूर चूर हो जाती है और उसकी चुभन जिंदगी भर रहती है। लेकिन शायद वह गलत थे, मैं भी गलत थी जो आज तक अपनी नजरों की हिफाजत करती रही, खुद को छुपा के रखती रही, सिर्फ इसीलिए कि मैं यह समझती थी कि मेरी हर चीज पर मेरे पति का हक है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ठीक तो आप है रोहित, जो लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। आप स्कूल लाइफ को, कॉलेज लाइफ को, यूनिवर्सिटी लाइफ को, यहाँ तक कि मंगनी के बाद की लाइफ को भी, जो मैंने आपकी खराब कर दी। मुझे भी यही करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी में लड़कों से हंस हंस कर बातें करनी चाहिए थी, अपने आप को छुपाने के बजाय दिखाना चाहिए था। अगर ऐसा करती तो आज मेरे भी बहुत से लड़के दोस्त होते, जो कभी मुझे किसी मॉल में मिल जाते तो मैं एंजॉय कर लेती, और मुझे उनसे हर किस्म की बात करने की आदत होती, तो शायद मैं मंगनी के बाद आपकी हर बात का हंस कर जवाब देती। मंगनी से पहले ही अपनी शर्म साइड पर रखकर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेती। काश मैं अपनी सभ्यता और संस्कार को अहमियत ना दी होती, समाज को देखा होता, उसे अहमियत दी होती, बिल्कुल आपकी तरह। यह कहकर मैं अपनी जगह पर जाकर लेट गई और अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया। लेकिन रोहित की साइड का लैंप जल रहा था। वह बेड से टेक लगाए ना जाने क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे नींद आने लगी थी। कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। अगले दिन रोहित के कुछ कॉलेज के दोस्त घर मिलने के लिए आ गए। मैंने जब यह देखा तो एक अच्छी सी फैंसी साड़ी निकाली और खूब मेकअप किया। अपने लंबे घने बाल भी खुले छोड़ दिए। साड़ी नेट की थी और ब्लाउज भी स्लीवलेस ही पहना था। खुद को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। बड़े फ्रैंकली अंदाज में मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। हेलो हाय कहकर मैंने रोहित के साथ उसके तमाम कॉलेज के दोस्तों का अपनी तरफ ध्यान दिलाया था। अपनी खूबसूरती से मैं अच्छी तरह जानकार थी। वह तो सब मुझे देखकर कुछ ही देर के लिए आंखें झपकना भूल गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जान रोहित की निकली थी। मैं बड़ी अदा से चलते हुए रोहित के बराबर में आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे अपने दोस्तों से? रोहित को शायद मुझसे इसे बोल्ड रवैये की उम्मीद नहीं थी। वह तो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाया था जब मैंने कहा, चले कोई बात नहीं, मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मैंने उसके दोस्तों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। मैंने कहा, मैं रोहित की वाइफ हूँ। मेरा यह अंदाज रोहित के दोस्तों को भी हैरान कर रख गया था। उन्होंने भी मुझे हाथ मिलाना शुरू कर दिया और मेरी तारीफ भी शुरू कर दी। रोहित का चेहरा यह सब देखकर गुस्से से लाल हुआ था और उसका यह चेहरा देखकर मेरे दिल में ठंडक सी उतर गई थी। उसे समझाने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा था। इतनी देर में घर की नौकरानी चाय लेकर आ गई। मैं चाय भी एक एक को ही दी थी। हंस हंस कर उनसे बातें भी कर रही थी। रोहित बिल्कुल खामोश था, मुझे गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। कुछ ही देर में उसके दोस्त घर से बाहर निकले। रोहित ने बड़े जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गया। मैं जानती थी कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। कमरे का दरवाजा बड़ी जोर से बंद किया और मुझे बेड पर जोर से धकेला। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी थी जो तुमने की है? तुम्हें क्या जरूरत थी उनके सामने इस तरह से कपड़े पहनने की और इतना ज्यादा फ्री होने की? एक से बढ़कर एक बदतमीज किस्म के लोग हैं। खबरदार जो आगे से उनके सामने यूं तैयार होकर गई तो। मैं बेड से खड़ी होकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्यों ना उनके सामने तैयार होकर जाऊं? मुझे भी तो मेरी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। काफी दिन से तारीफ सुनने को नहीं मिली थी। आज तुम्हारे दोस्तों ने मेरी बहुत तारीफ की है। यह सुनना था कि रोहित का गुस्से के मारे बुरा हाल था। मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उसने बुरी तरह से मुझे भी झिंझोड़ कर रख दिया था। कहने लगा, मेरी पत्नी हो तुम, मेरी इज्जत हो। अगर दोबारा उन्होंने तुम्हें नजर भर के भी देखा तो जान ले लूंगा उनकी। बहुत शौक है तुम्हें तैयार होने का, तो मेरे लिए हुआ करो, समझी? खबरदार जो किसी गैर के सामने यूं तैयार होकर गई। मैंने कहा, आपके लिए? आपके लिए क्यों रोहित? आपके नजदीक मुझसे ज्यादा आपकी क्लासमेट अहमियत रखती है, मैं नहीं। मेरी बात सुनकर वह कुछ शर्मिंदा सा हुआ था। कहने लगा, बस मुझे तुम्हारी बात बुरी लग गई थी। वह कहने लगा,
मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे तुम जैसी हो वैसी अच्छी लगती हो और ऐसी ही रहा करो। मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है, लेकिन बस भाई भाभी को मैंने उनकी मंगनी के समय ऐसे ही फोन पर बात करते हुए रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था, इसीलिए मुझे भी ऐसा ही शौक होने लगा था कि जब मेरी मंगनी होगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन तुमने बात यहीं तक पहुंची थी कि बाहर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी। मेरी जेठानी के वही ताने शुरू हो चुके थे कि शादी से पहले तो तुम बहुत मोहब्बत जताते थे, अब वह तुम्हारी मोहब्बत कहाँ चली गई। पहले जितना बेचैन रहते थे अब उतना मेरे लिए बेचैन क्यों नहीं रहते। मेरे जेठ कह रहे थे कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, शादी के बाद मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। 2 बच्चे हैं हमारे, शादी को 6 साल गुजर चुके हैं। मैं तुम्हारी यह चोचले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जेठानी कहने लगी, तुमने भी तो शादी के बाद मुझे वह मोहब्बत ही नहीं की जो मंगनी में किया करते थे। वह कहने लगे, शादी से पहले सब कर चुका था, इसीलिए शादी के बाद तुम्हारे अंदर मुझे कुछ नया नजर नहीं आया। सब कुछ तो शादी से पहले ही हो चुका था। अब यह फिजूल की बहस छोड़ो, समझ आई। लेकिन मेरी जेठानी तो लड़ाई झगड़ा किए जा ही रही थी और मैं अपने कमरे में उन दोनों की आने वाली आवाज सुनकर रोहित को देखे जा रही थी, जो शर्मिंदा शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक थी, कुछ चीजें अपने समय पर ही अच्छी लगती है। अगर हम भी शादी से पहले एक दूसरे को हद से ज्यादा जान लेते, हद से ज्यादा करीब हो जाते, तो शायद अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। भगवान ने रिश्तों में पवित्रता रखी है और वह रहनी ही चाहिए, तो अच्छी बात है। रोहित ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए मेरी तारीफ की थी। कहने लगा, बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है, किसी कमल के फूल की तरह, जिसके चारों तरफ भले गंदगी फैली हो लेकिन वह खुद को कीचड़ नहीं लगने देता। रोहित की बाहों में समाते हुए मेरे दिल में सुकून उतर गया था कि सही समय पर मैंने सही फैसला किया था और इसके बदले मुझे आज तक सुकून और प्यार भरी जिंदगी मिल रही है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।